Hi friends, welcome back to Parcham. I am Richa Sharma and before we start, thank you so much for appreciating Central Government Schemes 2020 वाला वीडियो और ऑफ कोर्स जल्दी ही सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स 2021 भी लेकर के आएंगे। क्लाइमेटोलॉजी पे वापस आते हैं और आज हम डील करेंगे जो हमने बजट हीट बजट चैप्टर पढ़ा था और टेम्परेचर जिसमें लैप्स रेट एंड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर भी पढ़ा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज डील करेंगे, PYQs MCQs, सो दैट आप अपनी तैयारी देख सकें, आप अपने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी को जज कर सकें जो अभी तक आपने अचीव की है। पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है क्लाइमेटोलॉजी प्लेलिस्ट का, प्लीज़ देख लीजिएगा बिकॉज अब इसके बाद हम फर्दर कॉन्सेप्ट्स पे मूव ऑन करेंगे, विंड सिस्टम, प्रेशर बेल्ट्स एक्सेट्रा। तो अगर अभी तक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आगे जाके दिक्कत आ सकती है, ठीक है। सो लेट अस बिगिन विद टुडेज सेशन ऑन MCQs एंड PYQs ऑन हीट बजट एंड टेम्परेचर। Alright, the very first question is coming your way और जल्दी जल्दी से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, मैं तो बताऊंगी ही आंसर। Which of the following methods of heat transfer does not involve particles? यानी कि इनमें से कौन सा तरीका है हीट ट्रांसफर करने का जिसमें पार्टिकल्स की ज़रूरत नहीं होती है, विदाउट पार्टिकल्स भी यानी वैक्यूम में भी हीट ट्रांसफर हो सकती है। इज इट रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन या एडवेक्शन? पढ़ा चुकी हूँ सारी चीज़ें। आंसर इज द राइट आंसर इज ए, रेडिएशन। रेडिएशन में पार्टिकल्स की ज़रूरत नहीं होती है और कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन में पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है। पहले सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, आगे जाते जाते क्वेश्चंस को एडवांस फॉर्म या कॉम्प्लिकेटेड रूप देते जाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर अकर्स मेनली इन सॉलिड्स? यानी कि ठोस पदार्थों में, सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर जो होता है वो मेनली कौन से प्रोसेस से होता है? रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन या एडवेक्शन? जल्दी से बताइए। सॉलिड्स में जैसे मान लीजिए धरती है, लैंड है, लैंड में किससे होगा ज़्यादातर? दैट इज कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? जो कॉन्टैक्ट में रहते हैं सर्फेसेस उनमें जब हीट ट्रांसफर होता है तो उसको कंडक्शन बोलते हैं। जब राइजिंग ऑफ एयर होता है और हीट ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह ऊपर वर्टिकली पहुंच जाता है तो उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। एडवेक्शन जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है हीट का। और रेडिएशन जो प्रकाश की तरंगे, प्रकाश की नहीं, गर्मी की तरंगे जो निकालती है धरती या जो सन से आती है उसको रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, सो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज कंडेंस्ड इनटू आइस? क्या होता है जब पानी आइस में कंडेंस होता है या जमता है? क्या होता है इनमें से? हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट रिलीज होती है, हीट में कोई चेंज नहीं आता या इनमें से कुछ भी नहीं होता? जल्दी से बताइए। जब वाटर, जैसे वाटर वेपर ले लीजिए, वाटर वेपर ऊपर गया और जम गया, कंडेंसेशन हो गया, तो हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? द राइट आंसर इज हीट इज रिलीज्ड और इस हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। क्या कहा जाता है? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। चले आगे। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेजिनरी लाइन्स जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर्स आर कॉल्ड? इमेजिनरी लाइन्स, काल्पनिक रेखाएं जो कि ऐसी जगहों को जोड़ती हैं जिनके सेम टेम्परेचर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आइसोबार, आइसोहाइट्स, आइसोथर्म्स या इनमें से कुछ भी नहीं? जल्दी बताइए। लाइन्स, इमेजिनरी लाइन्स जॉइनिंग टू प्लेसेस ऑफ सेम टेम्परेचर और जो कि हम सी लेवल पे जाकर के बेसिकली उन लाइन्स को इमेजिन करते हैं, कौन सी होती हैं वो? वेरी गुड, आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स, आइसो मतलब सेम, थर्म्स टेम्परेचर से डील करता है। आइसोबार्स ये सेम प्रेशर बेल्ट, सेम प्रेशर वाले एरियाज को मैप करता है। आइसोहाइट्स ये सेम रेनफॉल वाले एरियाज को मैप करता है, ठीक है। तो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दी। ये प्रेशर को मैप करने के लिए होता है, ये रेनफॉल को मैप करने के लिए होता है और ये होता है टेम्परेचर, इक्वल टेम्परेचर के प्लेसेस को इमेजिनरी लाइंस जो मैप करती हैं उनको बोलते हैं आइसोथर्म्स और इस तरह के आइसोथर्म्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। चलिए, अगला सवाल आ रहा है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से आंसर कीजिएगा। ड्यूरिंग जनवरी, यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है? जनवरी थर्मल इक्वेटर लाइज ना। एक तो हम नॉर्मल ज्योग्राफिकल इक्वेटर पढ़ते हैं, है ना, भूमध्य रेखा, और एक होता है थर्मल इक्वेटर यानी जो गर्मी अधिकतर कौन से बेल्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है धरती के, उसको हम थर्मल इक्वेटर बोलते हैं। तो जनवरी में थर्मल इक्वेटर कहाँ लाई करता है? एट द ज्योग्राफिकल इक्वेटर, जहाँ इक्वेटर है वहीं पे थर्मल इक्वेटर भी है। नॉर्थ ऑफ ज्योग्राफिकल इक्वेटर, थर्ड ऑप्शन इज साउथ ऑफ ज्योग्राफिकल इक्वेटर, या एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा पे। कहाँ लाए होता है थर्मल इक्वेटर? जनवरी में। तो अब अगर आंसर नहीं भी आता ना,
रटने वाली कोई बात नहीं, सारा समझने का, ज्योग्राफी समझने का खेल है ना। ज्योग्राफी लाइक साइंस इज कम्प्लीटली लॉजिकल। तो देखो, अगर जनवरी पकड़नी है, इंडिया ले लो, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी ज़्यादा होती है, सदर्न में होती है, सदर्न में होती है। तो थर्मल इक्वेटर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो लाई नहीं करता, इक्वेटर पे लाई कर सकता है या सदर्न हेमिस्फेयर में लाई कर सकता है। और हमने पढ़ा है इक्वेटर पे नहीं, ये साउथ ऑफ जोग्राफिकल इक्वेटर खिसक चुका होता है, बिकॉज जो पैटर्न होता है सदर्न हेमिस्फेयर में, सन ज़्यादा अपनी रेडिएशन इस समय दे रहा होता है कंपेयर टू नदर्न हेमिस्फेयर। नदर्न हेमिस्फेयर में इसीलिए सर्दियाँ होती हैं जनवरी में और सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मियाँ होती हैं। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए, ये रहा 2 आइसोथर्म्स आपको दिखा रखे हैं। ये है जनवरी पैटर्न और ये है जुलाई पैटर्न। जनवरी में देखो, ये आपका है जोग्राफिकल इक्वेटर और ये थर्मल इक्वेटर थोड़ा नीचे खिसका हुआ है, और ये गर्मियों का किस्सा यानी जुलाई का किस्सा, थर्मल इक्वेटर नॉर्थ ऑफ जोग्राफिकल इक्वेटर शिफ्ट हो जाता है। याद आया कुछ जो हमने पढ़ा था? वेरी गुड। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंट आपको पहले ही मिल चुका है पर कोई बात नहीं, हम तैयारी कर रहे हैं अपनी। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए, हम आंसर करने के लिए एकदम रेडी होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मंथ्स इज यूज्ड इन आइसोथर्मल मैप्स टू एग्जामिन एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर? सवाल हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे कि आपको 2 पेयर दिए हुए हैं मंथ्स के। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से पेयर्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर आइसोथर्म्स में एग्जामिन करने के लिए, कि भाई पूरे 12 महीने में, 12 मंथ्स में, एनुअल साइकिल में कौन से 2 टाइम पे एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर होता है, बहुत हाई बहुत लो। तो कौन से 2 मंथ्स को मैप किया जाता है आइसोथर्म्स में फॉर दिस? नवंबर जून, दिसंबर जुलाई, दिसंबर जून या जनवरी जुलाई? मैंने कहा अभी हिंट मिल चुका है इससे पहले वाले स्लाइड में। वेरी गुड, द आंसर इज डी, जनवरी एंड जुलाई। जनवरी में सबसे एक्सट्रीम टेम्परेचर और जुलाई में भी सबसे एक्सट्रीम टेम्परेचर एक ही जगह पे देखने के लिए मैपिंग की जाती है। तो ध्यान रखेंगे हम एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर मैप करने के लिए जनवरी एंड जुलाई। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने थोड़े टॉपिक वाइज ही असेंबल किए हैं ताकि आपका थोड़ा रिविजन सॉर्ट ऑफ भी हो सके, बिकॉज देयर हैज़ बीन अ गैप, और कुछ नए बच्चे भी जुड़ रहे होंगे, तो वीडियो बाद में देखेंगे, तब तक थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं और प्रैक्टिस भी हो ही जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन इज, टेम्परेचर इन्वर्जन या थर्मल इन्वर्जन लिखा हुआ भी आ सकता है। ठीक है, तो टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है? पॉजिटिव लैप्स रेट है, नेगेटिव लैप्स रेट है, न्यूट्रल कंडीशन है, या भाई इनमें से कुछ भी नहीं है? चौथा ऑप्शन जब नहीं मिलता है एग्जामिनर को तो नन ऑफ द अबव लिख देता है, ईजी कर देता है हमारे लिए चीज़ें। चले बताइए टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है। अब अगर इसको आंसर करना है तो आपको 2 कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, टेम्परेचर इन्वर्जन और लैप्स रेट। लैप्स रेट हमें पता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, और यूजली जो रेट होती है वो हर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता है ना, पढ़ा है ना। तो ये तो नॉर्मल है, यानी पॉजिटिव लैप्स रेट बोलते हैं इसको। ऊपर जाने पे टेम्परेचर गिरता है लेकिन इसको पॉजिटिव लैप्स रेट बोलते हैं। अगर ऊपर जाने पे टेम्परेचर बढ़ने लग जाए तो उसको टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। वो नॉर्मल लैप्स रेट का उल्टा हो गया, तो टेम्परेचर इन्वर्जन नेगेटिव लैप्स रेट कहलाता है। नॉर्मल लैप्स रेट क्या है? ऊपर जाओ तो टेम्परेचर गिरेगा, लेकिन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या है? ऊपर जाओ तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये नॉर्मल का उल्टा हो गया, यानी ये नेगेटिव लैप्स रेट हो गया। ठीक है, दिस इज बी। छोटी सी पॉइंट है लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से आंसर करो, अपने लेवल पे आंसर करो, नॉलेज चेक करो, मैं समझाऊंगी। द पॉजिटिव लैप्स रेट इज बिकॉज, अब सारी बातें किसके कॉन्टेक्स्ट में की जा रही हैं? पॉजिटिव लैप्स रेट। तो दिमाग में फटाफट सेट कर लो, पॉजिटिव लैप्स रेट, ऊपर जाने पर टेम्परेचर गिरेगा। वेरी गुड। ये होता क्यों है, इससे रिलेटेड कुछ सवाल है। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड अपवर्ड्स फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। जो एटमॉस्फेयर है ये नीचे की तरफ से हीट हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव लैप्स रेट होता है। बिल्कुल सही है, अर्थ है ये और नीचे से हीट करती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, इसलिए पॉजिटिव लैप्स रेट होता है। एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर। ऊपर की जो हवा है वो कम घनी है, इस वजह से ऊपर जाते जाते टेम्परेचर में गिरावट आती है। सही है, बिल्कुल सही है। तीसरा, एयर इज मोर मॉइस्ट इन द अपर एटमॉस्फेयर। एयर इज मोर मॉइस्ट इन द अपर एटमॉस्फेयर। क्या ऊपर की हवा ज़्यादा मॉइस्ट होती है, नीचे की हवा ज़्यादा मॉइस्ट होती है? हाँ, यहाँ पे ये वाला पॉइंट गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है। हमने यहीं पे मार्क कर लिया ताकि ऑप्शन चूज करने में बार बार हमें रीड नहीं करना पड़े। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज राइट, सेकंड पॉइंट इज राइट, ये नहीं। एयर इज मोर मॉइस्ट इन लोअर एटमॉस्फेयर, या फिर एयर इज मोर ड्राई इन द अपर एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब आ जाते हैं, विच ऑफ द अबव मेंशन्ड रीजंस होल्ड ट्रू। इनमें से कौन से पॉइंट सही हैं? तो 1 और 2 सही हैं, सिर्फ हमें ये देखना है।
तो ये आ गया हमारा आंसर बी, 1 and 2 ओनली। इजी, चलो ठीक है। टाइम सेविंग स्ट्रैटेजीज भी पता होनी चाहिए, फटाफट वहीं पे राइट रॉन्ग लगा लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन कई बार डिफिकल्ट नहीं होते, क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका डिफिकल्ट बनाया जाता है ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो, ठीक है। सो ट्राई एंड बी अ लिटिल स्मार्टर विद इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ डिसेंडिंग एयर कॉन्ट्रैक्ट्स, डिसेंडिंग एयर यानी नीचे आती हुई हवा, अब हम सिंकिंग या राइजिंग एयर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट काम आएगा, सिंकिंग एयर, राइजिंग एयर, क्या नॉर्मल लैप्स रेट की बात करेंगे, एडियाबैटिक लैप्स रेट, ठीक है। एडियाबैटिक लैप्स रेट की सारी बातचीत किसकी हो रही है, एडियाबैटिक लैप्स रेट, इसको हमें ध्यान रखना है, ओके। When a descending air contracts and its volume decreases, what happens to its temperature? ये हवा का बड़ा सा पार्सल है, जब वो नीचे आ रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके टेम्परेचर के साथ क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा या कांस्टेंट रहेगा। एडियाबैटिक लैप्स रेट, ऊपर फैली हुई एयर थी, जैसे जैसे नीचे आई है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, उसके टेम्परेचर के साथ क्या होगा, घटेगा। ये हम पढ़ चुके हैं। क्यों, क्या इंटरप्ले में आता है यहाँ पे, प्रेशर, प्रेशर की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, ए विल बी द आंसर। यहाँ तक अच्छा जा रहा है, आंसर कर पा रहे हो, वेरी गुड। चलो अगला सवाल आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दिया आपके लिए, सी आई एम सो कंसर्न, डायग्राम भी दिखा है, जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर ये ठंडा हो रहा है और नीचे आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए बार बार डिटेल में नहीं बताऊंगी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, पढ़ो जल्दी से, आंसर करने की कोशिश करो। आउट ऑफ 100 यूनिट्स, अगर 100 यूनिट, रफली हाउ मेनी यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड टू स्पेस बिफोर रीचिंग द अर्थ सर्फेस। अब किससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, सोचो, हीट बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हीट बजट बोलता है कि जितनी रेडिएशन आती है धरती के पास, धरती वही सब लौटा देती है, ठीक है। तो उसी का पूरा बैलेंस शीट हमने समझी थी, कैसे कितनी रिफ्लेक्ट होती है, कितनी एब्जॉर्ब होती है, ये सब हमने पढ़ा था। तो अगर हम माने कि 100 यूनिट धरती के टुवर्ड्स आ रही हैं, तो उनमें से हाउ मेनी आर रिफ्लेक्टेड टू द स्पेस बिफोर रीचिंग द अर्थ सर्फेस। अर्थ सर्फेस के पास आने से पहले कितनी रिफ्लेक्ट हो जाती है 100 में से, 50, 35, 25, 15, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। जल्दी से सोचो, इज इट 50? नो, इट कैन नॉट बी 50। यस, द आंसर इज 35। अप्रॉक्सीमेटली 35 यूनिट्स ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और बाकी जो खेल होता है वो बची हुई 65 यूनिट्स में से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आ रहा है। ओहो, दिखने में बहुत बड़ा सवाल है, इसी तरह से एग्जामिनर डराता है ना। अब इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आप सवाल समझोगे ना, बहुत सिंपल सा सवाल है। आपको एक असर्शन दिया हुआ होता है, ये एग्जाम में आते हैं पैटर्न, समझ लो। एक असर्शन दिया हुआ होता है, यानी एक स्टेटमेंट दी हुई है, और आपको एक रीज़न दिया हुआ है। अब रीज़न मतलब ये जो हो रहा है ना, ये इसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है एंड दिस इज़ द रीज़न। ज़रूरी नहीं हो, इसने आपको संभावना दी है, फिर आपको ये ऑप्शन देगा कि बताइए दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, क्या आर वाकई में ए का रीज़न है, क्या ए और आर दोनों ट्रू हैं, लाइक दैट, ठीक है। अब समझेंगे। तो पहले असर्शन पढ़ते हैं, क्या स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है। Tropics do not get progressively hotter and poles do not get progressively cooler। हाँ, हमने बात की थी कि भाई हर जगह सेम रेडिएशन नहीं मिलता धरती को। ट्रॉपिक्स पे रेडिएशन ज़्यादा आता है, तो ये हीट सरप्लस एरिया है ना, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, जाती नहीं, उससे ज़्यादा आती है। और जो पोल्स हैं वो हीट डेफिसिट हैं, रेडिएशन चला ज़्यादा जाता है, आता कम है। तो लेकिन फिर भी जो ट्रॉपिक्स हैं वो प्रोग्रेसिवली गर्म नहीं होते, धीरे धीरे बहुत गर्म नहीं होते जाते, और जो पोल्स हैं वो धीरे धीरे और ठंडे नहीं होते जाते। ये नो स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है, ये सही बात है साहब, ऐसा होता है। अब हम रीजन पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट इनकमिंग फ्रॉम द सन इज बैलेंस्ड विद द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटिंग बैक टू द स्पेस। अच्छा ठीक है, जितनी हीट धरती के पास आ रही है उतनी धरती वापस भी भेज देती है, बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है, दिस इज ऑल्सो राइट, ठीक है। अब देखते हैं हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं। ये कोड्स हैं यानी ये ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको एक पिक करना है। बोथ ए एंड आर, ए यानी असर्शन, आर इज रीजन, आर इंडिविजुअली ट्रू, यानी ये दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब जरा सोचो, इन्होंने बोला कि भाई जो ट्रॉपिक्स होते हैं वो धीरे धीरे गर्म नहीं होते, पोल्स धीरे धीरे ठंडे नहीं होते, अर्थ क्यों? क्योंकि अर्थ जितनी रेडिएशन लेती है उतनी वापस भेज देती है। क्या ये सही रीजन है इसका?
नो इसका रीज़न क्या होगा? ऐसा क्यों होता है कि ट्रॉपिक्स गर्म नहीं होते जाते और पोल्स ठंडे नहीं होते जाते? लैटिट्यूडिनल हीट बैलेंस हमने पढ़ा था, याद है कि ट्रॉपिक्स से जो हीट है वो पोल्स की तरफ चली जाती है, लैटिट्यूडिनल हीट बैलेंस। तो इसका राइट रीज़न तो लैटिट्यूडिनल हीट बैलेंस है। और ये जो बात कही गई है ये किससे रिलेटेड है? ये हीट बजट से रिलेटेड है ना? तो ये सही रीज़न तो नहीं है इसका, नो। तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए? नो, ए और आर दोनों राइट बातें हैं, लेकिन आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, बिल्कुल सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मुझे तो यहाँ तक बात सही लग रही है, एक बार ये और देख लो फटाफट से, कुछ गलती नहीं हो। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, नहीं, आर भी ट्रू है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, नहीं, ए भी सही है। तो हम पहुंच जाते हैं राइट आंसर बी तक। ठीक है, समझ में आ गया? असर्शन और रीजन क्या खेल होता है, समझ में आ गया? तो चलो जल्दी से सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन, अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ओके, असर्शन आता है द अर्थ नीदर वार्म्स अप नॉर कूल्स डाउन डिस्पाइट द ह्यूज ट्रांसफर ऑफ हीट दैट टेक्स प्लेस। यानी कि इतना ट्रांसफर हो रहा है हीट का, लेकिन अर्थ ना तो अपने नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म होती है ना नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडी होती है, मतलब वो एक लगभग कांस्टेंट टेम्परेचर बना के चलती है। बिल्कुल सही, हम पढ़ चुके हैं ये बात, ए तो राइट है। रीज़न क्या दिया साहब? क्लोज स्पेसिंग इन आइसोथर्म्स इंडिकेट अ स्लो चेंज इन टेम्परेचर। अब आइसोथर्म्स का क्या लेना देना है इससे, कुछ है क्या? लेकिन क्या आर सही बात बोल रहा है? क्लोज स्पेसिंग इन आइसोथर्म्स इंडिकेट स्लो चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि आइसोथर्म्स में ये जो लाइनें हैं जितनी पास पास होंगी उतनी ज़्यादा टेम्परेचर चेंज स्लो दिखाएंगी। क्या ये सही बात है या उल्टा बोल रहा है? आइसोथर्म्स में लाइंस जितनी दूर होती हैं यानी टेम्परेचर का चेंज उतना ही धीरे हो रहा है, तभी तो वो चौड़ी है वो वाली लाइन, ब्रॉड है वो, क्योंकि लाइन हर एक लाइन दिखा रही है अलग टेम्परेचर। अगर ये लाइन इतनी ब्रॉड हुई मतलब यहाँ तक सेम टेम्परेचर है और यहाँ ये दो लाइंस आ गई मतलब यहाँ टेम्परेचर चेंज हो गया। तो जितनी पास लाइंस होंगी उतना टेम्परेचर चेंज फास्ट हो रहा है। तो ये चीज़ तो इन्होंने गलत बोल दी। क्लोज स्पेसिंग इंडिकेट्स स्लो चेंज इन टेम्परेचर, नो। सो आर गलत है, ये इसका रीज़न भी नहीं है और ये अपने आप में भी गलत बात बोली है इन्होंने। ठीक है, अब जल्दी से देख लेते हैं। बोथ ए आर इंडिविजुअली ट्रू, नो दे आर नॉट इंडिविजुअली ट्रू, आर तो रॉन्ग है क्योंकि बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, नो, हम तो असर्शन और रीजन पे जाएंगे नहीं, ट्रू ही नहीं है। ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, बिल्कुल सही है, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, नो। ठीक है, पहुंच गए आंसर पे सी तक, कूल। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल और स्टेटमेंट बड़े बड़े हैं, घबराएंगे बिल्कुल नहीं, आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू? अब जैसे ये बोलता है नॉट ट्रू, यहाँ लिख लो, मतलब फॉल्स ढूंढना है हमको। ट्रू और नॉट ट्रू में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ऑप्शंस पढ़ते टाइम। फॉल्स कौन सा है ये पता लगाना है। ठीक है, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर नियर द कोस्ट इज लेस देन लैंड अवे फ्रॉम द कोस्ट। यानी कोस्ट के पास जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, दिन में ज़्यादा रात में कम, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कोस्ट के पास लेस होता है और लैंड अवे फ्रॉम कोस्ट के मुकाबले बिल्कुल सही है। कोस्ट के पास जो टेम्परेचर होता है वो इतना वेरी नहीं करता दिन और रात में, लेकिन लैंड पे बहुत ज़्यादा वेरी करता है, बिल्कुल सही है, दिस इज राइट। एल्बिडो ऑफ वाटर सरफेस इज मोर देन लैंड सरफेस। एल्बिडो हमने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्टिविटी, है ना, कितना रिफ्लेक्ट कर देता है इनकमिंग रेडिएशन को कोई भी चीज़, उसको हम उसका एल्बिडो बोलते हैं। मैक्सिमम एल्बिडो 1 मानते हैं। वाइट, कंप्लीटली वाइट सरफेस का एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है 1 और कंप्लीटली ब्लैक सरफेस का 0, यानी कि सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है वो। एल्बिडो ऑफ वाटर सरफेस इज मोर देन लैंड सरफेस, बिल्कुल सही। वाटर सरफेस शाइनी होता है। लैंड सरफेस लिखा है इन्होंने, आइस से ढका हुआ सरफेस नहीं लिखा, ध्यान देना ऑप्शंस के ऊपर। ठीक है, तो नॉर्मल लैंड सरफेस से ज़्यादा वाटर सरफेस का एल्बिडो होता है, बिल्कुल सही है, 2 भी सही है। स्पेसिफिक हीट, specific heat is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of a substance by 10 degree Celsius। अब इन्होंने बोला स्पेसिफिक हीट क्या होती है? किसी भी पदार्थ, 1 ग्राम पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री नहीं 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए उसे स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। सही है क्या? स्पेसिफिक हीट में टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी गर्मी चाहिए होती है। तो ये 10 लिखते ही नो, ये वाली चीज़ आपने गलत बताई है भाई साहब। चलिए, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर northward facing slopes of east-west stretching mountains receive more insolation than southward facing slopes। क्या बोल दिया इन्होंने कि अगर हम बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तो ईस्ट वेस्ट माउंटेन्स में जो नॉर्थवर्ड फेसिंग स्लोप्स हैं
वो ज़्यादा हीट लेती हैं, रेडिएशन मिलता है उनको, वो ज़्यादा गर्म हो जाती है साउथवर्ड स्लोप्स के मुकाबले। सही है क्या? पढ़ चुके हैं? नहीं है ये सही। क्यों? क्योंकि जो साउथ वेस्ट स्ट्रेचिंग माउंटेन्स हैं, ईस्ट वेस्ट स्ट्रेचिंग माउंटेन्स हैं, उनमें जो सन की साइड सर्दर्न स्लोप्स फेस करती हैं और वो ज़्यादा गर्म होती हैं। सो ये उल्टा लिखा है इन्होंने, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थवर्ड फेसिंग स्लोप्स ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव नहीं करती, साउथवर्ड करती हैं। तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब जल्दी से आंसर पे पहुंचते हैं। हमसे पूछा था कौन सा फॉल्स है, कौन सा फॉल्स है? 3 और 4 फॉल्स हैं साहब। ये लो, आ गए आंसर 3 पे। ठीक है, चलो आप इसको कट शॉर्ट भी कर सकते थे, है ना? कट शॉर्ट कैसे कर सकते थे? डी ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। ऐसे करके कई बार ऐसा भी हो जाता है। अभी मैं इसमें एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, किसी और में ले लेंगे जब नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हो गया। चलो एक मिनट, हाँ यही था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो। द डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मैक्सिमम इन द, डेली रेंज यानी दिन और रात का टेम्परेचर वेरिएशन, एनुअल रेंज यानी गर्मी सर्दी का वेरिएशन, है ना? इज मैक्सिमम इन द, इन चारों में से मैक्सिमम कहाँ होगा ये टेम्परेचर वेरिएशन? टेम्परेट ग्रासलैंड्स में होगा, सवाना ग्रासलैंड जिनको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी बोलते हैं वहाँ होगा, इक्वेटोरियल रीजन में होगा, या हॉट डेजर्ट में होगा? अब देखो टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा कहाँ होगा? जहाँ मॉडरेटिंग इफेक्ट नहीं है पानी का, जहाँ स्काइज एकदम क्लियर हैं तो रेडिएशन फटाफट निकल जाती है, तो दिन गर्म, बहुत गर्म क्योंकि सीधी रेडिएशन आ रही है, और रात में सारी रेडिएशन निकल गई तो रातें बहुत ठंडी, है ना? तो अब सोचो ज़रा कि क्लियर स्काइज, समुद्र से दूरी, ये सब कहाँ होता होगा? यू गॉट मी? डी, हॉट डेजर्ट। तो सबसे ज़्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर जहाँ देखने को मिलता है, सबसे एक्सट्रीम रेंज, गर्म भी बहुत ज़्यादा, ठंडा भी बहुत ज़्यादा, वो हो जाएगा हॉट डेजर्ट इन चारों में से। नेक्स्ट आ जाते हैं, चिनूक क्या है? अब आप बोलोगे मैम आपने विंड्स तो पढ़ा ही नहीं अभी, लेकिन हमने मेंशन किया था, है ना, कि विंड्स का भी इफेक्ट होता है टेम्परेचर पे एक जगह के, और उसमें एक हमने पढ़ा था चिनूक। तो यही आपका टेस्ट आ रहा है। बताइए चिनूक क्या है? विंड है, किस तरह की विंड है? कोल्ड विंड इन यूरोप, कोल्ड विंड इन नॉर्थ अमेरिका, हॉट विंड इन यूरोप, या हॉट विंड इन नॉर्थ अमेरिका? वेरी गुड, इट इज अ हॉट विंड इन नॉर्थ अमेरिका, चिनूक। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स मोर सनलाइट एज कंपेयर टू द अदर 3? यानी कि एल्बिडो किसका ज़्यादा है बेसिकली, है ना? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा है जो कि मैक्सिमम सनलाइट रिफ्लेक्ट कर देगा बाकी 3 के मुकाबले? सैंड डेजर्ट, डेजर्ट की रेत जो होती है, पैडी क्रॉपलैंड, चावल के जो खेत होते हैं जिनमें पानी भरा रहता है, पैडी क्रॉपलैंड, लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, एकदम ताज़ी ताज़ी बर्फ गिरी है लैंड के ऊपर, और प्रेरी लैंड, प्रेरी या ग्रासलैंड्स, तो ग्रासलैंड्स। बताओ सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन कौन करेगा? वेरी गुड, सबसे ताज़ी ताज़ी बर्फ जहाँ गिरी होगी वो वाइट पूरा एरिया होगा, और स्नो की रिफ्लेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, 70 to 90% तक वो अपने इनकमिंग रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, स्नो कवर्ड लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी पढ़ो, आंसर करने की कोशिश करो। विच लॉ स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, यानी बात हो रही है वॉल्यूम की, वेरीज इनवर्सली, वॉल्यूम वेरीज इनवर्सली विद द अप्लाइड प्रेशर व्हेन द टेम्परेचर एंड मास आर कांस्टेंट? ये कौन सी लॉ है? एक गैस लॉज में से एक है, हमने गैस लॉज पढ़ी हैं। तो कौन सी लॉ है जिसके हिसाब से वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अगर टेम्परेचर और मास को कांस्टेंट रखा जाए? कौन सी लॉ है? नाम बताना है। चार्ल्स लॉ, ल्यूसेक्स लॉ, बॉयल्स लॉ, या नन ऑफ द अबव? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशनशिप जब टेम्परेचर और मास को कांस्टेंट रखा जाए। वेरी वेरी गुड, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। चलिए अगला सवाल आ रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, rate of change of temperature within a rising or descending air parcel, जैसे ही moving air parcel की बात आई, यानी कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है? एडियाबैटिक लैप्स रेट की बात हो रही है। चेंज ऑफ रेट ऑफ टेम्परेचर विद इन अ राइजिंग और डिसेंडिंग एयर पार्सल विदाउट एनी लॉस। मैंने आंसर बता दिया तुमको, आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं कि तुमसे पूछा ये जा रहा है, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, कभी कभी टीचर भी हेल्प दे देती है ना। विदाउट एनी लॉस और गेन ऑफ हीट, यानी कि अगर पार्सल के ऊपर जाने से या एयर पार्सल के नीचे आने से टेम्परेचर पे जो भी बदलाव आ रहा है बिना किसी हीट को डायरेक्टली गंवाए या गेन किए, उस कॉन्सेप्ट को या उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? आंसर इज एडियाबैटिक लैप्स रेट। और ये क्यों होता है अभी नहीं बताऊंगी, हो सकता है आगे कोई क्वेश्चन आ जाए, अभी इतना ही रुकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, सत्य वचन कौन से इनमें से ये बताने हैं आपको, ठीक है। चलो, सो सबसे पहला आता है इन एडियाबैटिक लैप्स रेट द चेंज ऑफ टेम्परेचर इज ड्यू टू चेंज इन प्रेशर। एडियाबैटिक लैप्स रेट में जो टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है वो प्रेशर के कारण हो रहा है, सही है क्या? बिल्कुल सही है। ऊपर ऊपर जैसे जाता है एयर पार्सल, प्रेशर कम हो जाता है, एयर थोड़ा फैल जाती है, टेम्परेचर घट जाता है। जैसे नीचे आता है, नीचे घनी एयर होती है, मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर का, एयर पार्सल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, प्रेशर की वजह से हो रहा है ये, राइट। इन ड्राई एयर एडियाबैटिक लैप्स रेट इज 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अगर ड्राई एयर है एडियाबैटिक लैप्स रेट 9.8 डिग्रीज होगी, नॉर्मल 6.5 होती है, लेकिन ड्राई एयर में 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है। ये भी सही है, बिल्कुल सही है, पढ़ चुके हैं। द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ वेपर द स्मॉलर द एडियाबैटिक लैप्स रेट, यानी कि जितना ज़्यादा वाटर वेपर होगा उतनी ही एडियाबैटिक रेट स्मॉल होगी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि नीचे जो टेम्परेचर है, मान लो नीचे था 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ऊपर जाने पे, या नीचे मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पकड़ लो, अगर नीचे 20 डिग्री सेल्सियस था, ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम होना चाहिए पर ज़्यादा कम नहीं हुआ, मान लो सिर्फ 15 डिग्री सेल्सियस रहा, तो यानी चेंज कितना आया, 5 डिग्री सेल्सियस का। अगर वाटर वेपर ज़्यादा हो तो एडियाबैटिक लैप्स रेट, यानी किस दर से ये गिर रहा है, कितना डिफरेंस आया, वो स्मॉल होगा। सही है क्या? सही है क्या? यस, सही है। क्यों ऐसा सही है? क्यों सही है? पढ़ चुके हैं हम कि अगर नीचे वाटर वेपर है तो वो हीट यहीं पे अक्यूमुलेट कर लेता है, राइट? ओके, ठीक है। फिर ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट इज एसोसिएटेड विथ अनस्टेबल कंडीशंस। सोचो, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट इज एसोसिएटेड विथ अनस्टेबल कंडीशंस। सही है क्या? नो, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट अनस्टेबल नहीं होती। जितने वाटर वेपर होंगे, वाटर वेपर ही बदनाम है अनस्टेबिलिटी के लिए, वाटर वेपर जितने ज़्यादा होंगे वो अनस्टेबिलिटी लेकर के आते हैं। यस, सो आंसर बाकी सब सही है, ये 4th रॉन्ग है, तो हम पहुंच गए फटाफट से, ए ओनली, 4 ओनली, बाकी सब सही है। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक ये कहानी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करो। The atmospheric situation when warm air lies over cold air, ऊपर आ गई वार्म एयर और नीचे आ गई कोल्ड एयर। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? नॉर्मली क्या होता है, ठंडी हवा नीचे होती है? नहीं, नीचे क्या होती है, नीचे गर्म हवा होती है, ऊपर ठंडी होती है, बिकॉज गर्म हवा उड़ के ऊपर जाती है और ऊपर कंडेंस हो जाती है, ऊपर टेम्परेचर कम होता है ना, ठीक है। तो नॉर्मली तो क्या होता है कि नीचे वार्म एयर होती है और ऊपर जाके कोल्ड एयर हो जाती है, लेकिन जब ये सिचुएशन रिवर्स हो जाए और वार्म एयर लाइज ओवर कोल्ड एयर, इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव लैप्स रेट, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर यानी लेयरिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर या नन ऑफ द अबव? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, वेरी गुड। टेम्परेचर इन्वर्ट हो गया, कोल्ड एयर नीचे ट्रैप हो जाती है, ऊपर वार्म एयर आ जाती है और वापस कोल्ड भी आ सकती है, लेकिन इस एरिया में तो वार्म ऊपर और कोल्ड नीचे है ना, बस इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवेक्शनल टाइप ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन? हमने टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन्स पढ़े थे। टेम्परेचर इन्वर्जन यानी ऊपर वार्म एयर नीचे ठंडी एयर, अलग अलग टाइप्स के पढ़े थे, याद है थोड़ा बहुत? एडवेक्शनल, नॉन एडवेक्शनल, मैकेनिकल, यस, ओके। सो कौन सा एडवेक्शनल का टाइप है? अब एडवेक्शनल क्या होगा? एडवेक्शन याद करो, एडवेक्शन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है, जिसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आ जाएगा वो एडवेक्शन से रिलेटेड होना चाहिए। चलो, टर्बुलेंस इन्वर्जन, रेडिएशन इन्वर्जन, स्ट्रैटोस्फेरिक इन्वर्जन या फ्रंटल इन्वर्जन, कौन सा एडवेक्शनल टाइप है? वेरी गुड, डी, फ्रंटल इन्वर्जन। फ्रंटल इन्वर्जन में क्या होता है? इधर से एक हवा आ रही है गरम, इधर से एक हवा आ रही है ठंडी, गरम ऊपर की तरफ चली गई, हल्की थी, और ये भारी थी इसलिए नीचे रह गई, और क्योंकि ये देखो हॉरिजॉन्टल सॉर्ट ऑफ मूवमेंट हो रहा है तो ये एडवेक्शनल टाइप हो जाता है। ठीक है, चलो जी, वेरी गुड। अच्छा, हाँ यहाँ डायग्राम दिया है ना मैंने, क्यों अपने हाथों को कष्ट दिया, यहाँ से देखो। चलो ठीक है, ये कोल्ड एयर आ रही थी, ये वार्म एयर आ रही थी, और ये वार्म एयर ऊपर राइज कर जाती है, और ये वाला एरिया जहाँ पे ये, यहाँ से ये अपना मूवमेंट क्रॉस करते हैं ना, इस एरिया को फ्रंट बोलते हैं, इस एरिया को फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। टर्बुलेंस इन्वर्जन क्या होता है अभी नहीं बता रही हूँ, बिकॉज आगे क्वेश्चंस आएंगे, फिर आपको पहले से हिंट मिल जाएगा। चलो अगला सवाल पे आते हैं। Which of the following conditions are required for ground temperature inversion?
ग्राउंड टेम्परेचर इन्वर्जन, इसके और नाम क्या है, रेडिएशन इन्वर्जन भी बोलते हैं इसको। ग्राउंड टेम्परेचर इन्वर्जन यानी धरती में से जब गर्मी निकल रही है ना, ठीक है, तो उस वजह से जब इन्वर्जन होता है, कैसे होता है, क्या होता है, हमने पढ़ रखा है। तो ग्राउंड टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस की ज़रूरत है, थोड़ा सा बता ही देती हूँ वरना कैसे याद रखोगे। तो जब नहीं, आंसर ही है, चलो बताओ। मॉइस्ट एयर नियर द ग्राउंड होनी चाहिए, क्लाउडलेस स्काई होना चाहिए, टर्बुलेंस फ्री एयर यानी उथल पुथल नहीं हो हवा में, लॉन्ग विंटर नाइट्स। कौन सी कंडीशंस चाहिए ताकि ग्राउंड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर पॉसिबल हो सके। नीचे ठंडी हवा, ऊपर गर्म हवा, नीचे के रेडिएशंस, अर्थ के रेडिएशंस की वजह से बन सके ऐसा सिचुएशन। तो क्लाउडलेस स्काई बिल्कुल सही, क्योंकि अर्थ के रेडिएशन तभी एकदम से ऊपर जाएंगे, अगर बादल होंगे तो नीचे ही ट्रैप कर लेंगे। टर्बुलेंस फ्री एयर, स्टिल हवा होनी चाहिए तो ही रेडिएशन ऊपर निकलेंगे, वरना अगर एयर में मिक्सिंग हो रही है तो टेम्परेचर सब एक जैसा हो जाएगा। लॉन्ग विंटर नाइट्स यानी कि बहुत ठंडी रातें हैं तो जो ज़मीन है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, ज़मीन ठंडी हो जाएगी यानी जल्दी से रेडिएशंस भेजेगी। लॉन्ग नाइट्स यानी सन जल्दी से नहीं आएगा, टेम्परेचर बहुत कम है, तो ये सारी चीज़ें रेडिएशन को बाहर भेजने में हेल्प करती हैं। मॉइस्ट एयर नियर द ग्राउंड, क्या ये होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मॉइस्ट एयर होगी नीचे तो वाटर वेपर्स क्या कबाड़ा करते हैं, वो गर्मी को ट्रैप कर लेते हैं, तो नीचे ही हीट रख लेंगे, तो हीट ऊपर कैसे जाएगी। तो टेम्परेचर इन्वर्जन जब ग्राउंड की वजह से होता है तो धरती एकदम से रेडिएशन भेजती है, तो थोड़े टाइम के लिए ऊपर की हवा गर्म होती है और नीचे ज़मीन के पास वाली हवा ठंडी हो चुकी होती है। ये होता है ग्राउंड या रेडिएशन टेम्परेचर इन्वर्जन। तो ये वाला रीज़न गलत है साहब। तो कौन सी कंडीशन चाहिए? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कंडीशन चाहिए। हमारा आंसर हो गया सी। कूल, चलो नेक्स्ट। एडीज आर एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन? एडीज, ये रही एडीज, लो चलो देख लो। एडीज क्या होती है? मैंने बताया था, जब कोई बहती हुई हवा में बीच में बाधा आ जाए और कुछ रुकावट आ जाए, है ना, तो सर्कुलर वर्लपूल जैसे मोशन हवा में आ जाते हैं, उनको एडीज बोलते हैं, ठीक है। और एडीज से कौन सा इन्वर्जन जुड़ा हुआ है, जल्दी से बताओ। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, टर्बुलेंस, रेडिएशन, स्ट्रेटोस्फेयर या फ्रंटल। फ्रंटल तो नहीं होना चाहिए। स्ट्रेटोस्फेरिक इन्वर्जन क्या होता है? हमने पढ़ा है, हम ट्रोपोस्फेयर का पढ़ रहे हैं सब कुछ, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में अपने आप ऊपर जाते जाते टेम्परेचर बढ़ता है, पढ़ा है ना, ये वाला पैटर्न पढ़ाया था ना। ये ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर वैसे ही बढ़ेगा, तो इसको स्ट्रेटोस्फेरिक इन्वर्जन बोलते हैं। रेडिएशन बता दिया, धरती भेज रही है। टर्ब्यूलेंस, टर्ब्यूलेंस इन्वर्जन जुड़ा हुआ है एडीज के साथ में। जब ये टर्ब्यूलेंस होती है ना, एडीज जो बनते हैं यानी कि किसी बाधा की वजह से ये वर्लपूल जैसा मोशन होता है, तो कोई ना कोई हवा एकदम से ऊपर चली जाती है, ठीक है, और वो ऊपर जाके ट्रैप हो जाती है वार्म एयर पैकेट की तरह से, और वो टर्बुलेंस कॉज करती है, ठीक है। तो वो सब हमने पढ़ रखा है, सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे, एडीज टर्बुलेंस इन्वर्जन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल्दी से आंसर करेंगे। कन्वर्जेंस ऑफ वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स। कन्वर्जेंस यानी एक दूसरे की तरफ आना। कन्वर्जेंस ऑफ वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज वार्म विंड्स है ना, एंड पोलर विंड्स जो कि ठंडी विंड्स हैं। इन द टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, फ्रिजिड जोन, ये सब होते हैं ना, टेम्परेट जोन रिजल्ट्स इन कौन सा इन्वर्जन? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, आंसर कर पाओगे कि जो वेस्टर्लीज हैं और जो पोलर विंड्स हैं जब एक दूसरे की तरफ आती हैं टेम्परेट जोन में, तो कौन सा इन्वर्जन होता होगा? एक वार्म एयर है, एक कोल्ड एयर है, कौन सा इन्वर्जन होता होगा? फ्रंटल होता होगा। शाबाश, ये आ गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वर्जन इज द रिजल्ट ऑफ एडियाबैटिक हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर? कुछ इन्वर्जन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा इन्वर्जन एडियाबैटिक हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। वो एडियाबैटिक फिनोमेना टेक प्लेस करते हैं, यानी ऊपर वार्म एयर और नीचे कोल्ड एयर। टर्बुलेंस में ऐसा होता है, सब्सिडेंस में ऐसा होता है, रेडिएशन में ऐसा होता है, वैली इन्वर्जन में ऐसा होता है। सोचो, सब्सिडेंस, शाबाश। सब्सिडेंस में क्या होता है, हमने पढ़ रखा है, ये देखो। सब्सिडेंस में ऊपर की हवा जब नीचे की ओर सबसाइड करना यानी नीचे की तरफ आना, सबसाइड करने लगती है, तो नीचे जो प्रेशर है, डेंस है, प्रेशर की वजह से वो हीटिंग होती है, और अब एक पोजीशन ऐसी आती है जब ये नीचे आती है, हवा हीट हो गई है, नीचे वाली कंपैरेटिवली ठंडी, और ये इन्वर्जन लेयर बन गई, ठीक है। तो सब्सिडेंस इन्वर्जन एडियाबैटिक हीटिंग की वजह से देखने को मिलता है। और इसी के साथ में कीप टेस्टिंग योर लिमिट्स एंड कीप टेस्टिंग योर नॉलेज ऑल्सो। ये छोटा सा एक क्विक रिविजन, रिकॉल और टेस्ट था आपका
ताकि आप देख सकें कि आप टच में हैं चीज़ों के। अब जल्दी ही मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ ज्योग्राफी के, एंड डेफिनेटली फॉर क्लाइमेटोलॉजी फॉर द टाइमिंग यू कैन रिलाई ऑन अस, ज़रूर हम कंप्लीट करेंगे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सारे कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर कर लीजिएगा, नए चैप्टर में मिलते हैं। टड़ा।